हेलो स्टूडेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिक कॉन्सेप्ट एवं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की अपेक्षा क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सब्जेक्ट का नाम ही है DBMS अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। इस सब्जेक्ट में हम पहले आगे बढ़े उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेटा आखिरकार डेटाबेस के अंदर होता क्या है। डेटा डेटा ही तो होता है। डेटा क्या है? तो डेटा मतलब अगर इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेटा का अर्थ होता है कि किसी भी रॉ फैक्ट्स एवं फिगर को हम डेटा कहते हैं। रॉ फैक्ट्स एवं फिगर को हम डेटा कहते हैं। रॉ फैक्ट मतलब जैसे कोई नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्या है? डेटा ही तो है। और उसके बाद किसी का नाम हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई सिंबल हो गया, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, तो ये क्या हो गया? आपका डेटा हो गया। अब डेटा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है हमें। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो डेटा बेस को मैनेज कर रहे हैं, तो और डेटा बेस के अंदर क्या होगा? डेटा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जब हम यह वह कह सकते हैं हम वस्तु, या वस्तु तो नहीं कह सकते। इंफॉर्मेशन जानकारी हमें डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त होती है। यानी अगर आपके पास कोई डेटा है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक शीट है, तो उसमें अगर पता करना है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? हमें उस नंबर को काउंट करना होगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को। उसके बाद हमें मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। इसका यूज़ हम डिसीजन मेकिंग में कर लेते हैं, ये भी सही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डेटा कोई नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो अब इसका एक पूरा एक साइकिल होता है। जैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसे ही समझ सकते हो। जैसे डेटा है, डेटा को प्रोसेस करके हम उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी बुक है, बुक के अंदर क्या है? पूरा डेटा भरा भरा पड़ा है। जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको उससे इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त होती है। तो उससे क्या होता है? आपका नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान। जब नॉलेज आपके पास आएगा तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब एक्सपीरियंस आएगा तो विजडम। ये बस एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि डेटा के का कंसेप्ट क्या है। अब डेटा सबको समझ में आ गया, डेटा क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस की। हम एक एक वर्ड्स को पकड़ के चलेंगे। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? DBMS। तो सबसे पहले डेटाबेस को जानना जरूरी है। तो डेटाबेस का एक छोटा सा डेफिनेशन ये समझ सकते हो कि डेटाबेस का रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इज नोन एज द डेटा बेस। ठीक। अब डेटाबेस समझ में आया। जैसे कोई स्टूडेंट, अगर हमें स्टूडेंट अपने क्लास के CS सेकेंड ईयर के क्लास के बच्चों का डेटाबेस बनाना है। ठीक है। तो उस डेटाबेस को हम बना किस लिए रहे हैं? पहली बात, हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि उस क्लास में कौन कौन कितने बच्चे हैं। ठीक है। उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके बारे में सारी जानकारी हमें इकट्ठा करनी है। ठीक है। उनका लास्ट ईयर का रिज़ल्ट, सब कुछ। तो ये सब हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में। अच्छा, हम डेटाबेस में आ गए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता था कि फ़ाइल सिस्टम क्या होता है। फ़ाइल सिस्टम एक दो तरीके का, जैसा कि हम बहुत पहले यूज़ करते थे ट्रेडिशनल फॉर्म में, जिसमें हम डेटा को लिखते थे हाथ से। ठीक है। उसमें वो भी फाइल सिस्टम था, और एक और फाइल सिस्टम है जिसमें हम अपने सिस्टम में फाइल्स को स्टोर करते हैं। एक एक्सेल सीट समझ लो, और इन सारी चीज़ों को उसमें डेटा को स्टोर करना, तो वो सब क्या था? फाइल सिस्टम। अब उसमें क्या प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल सिस्टम में, कि अगर आप फाइल सिस्टम में जो भी डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो वहाँ पे डेटा की रिडंडेंसी बढ़ती थी। रिडंडेंसी अर्थात एक ही डेटा को हमें बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। कैसे पड़ती थी? अब जैसे मान लो कि अगर आपका कोई डेटा, अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ नहीं किया है, तो आपके क्लास के बच्चों की लिस्ट एक तो आपके क्लास टीचर के पास होगी, सारा डिटेल।
फिर वैसा ही एक डिटेल तैयार करेगा लाइब्रेरियन, क्योंकि उसे बुक इशू करनी है उस क्लास के बच्चों को। इसी प्रकार से फिर स्पोर्ट्स टीचर और आपके लैब, 3-4 जगहों पे सेम बच्चों की डेटा को हमें मैनेज करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, डेटा की रिडंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगा, डेटा की रिडंडेंसी बढ़ेगी। हो सकता है एक कॉपी हम ऑफिस में भी रखें, तो मान लो कि अगर उसमें से अगर एक बच्चे ने अपना नाम घटा लिया, ठीक है, तो वो सीधे ऑफिस में जाएगा और वो अपना नाम को कट कर दिया। और हमारे यहाँ कोई सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं, हमने डेटाबेस यूज़ किया हुआ नहीं है, तो हम ऑफिस में क्या हुआ, नाम तो कट गया। अब उस डेटा जो भी बच्चे का नाम कटा है उसे क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पे हमारे पास बच्चों की लिस्ट है जिसको हमने मैन्युअली या फिर फाइल में स्टोर करके रखा हुआ है सिस्टम पे, तो हमें हर जगह पे उसको इंडिविजुअली अपडेट करना होगा। मतलब उस लिस्ट को हर पर्टिकुलर प्लेस पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। तो ये था फाइल सिस्टम। लेकिन अगर हम इसकी जगह डेटाबेस का यूज़ करें, तो डेटाबेस क्या होता है, एक तो जब हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं तो डेटाबेस क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन एक समझ लो आपकी एक सर्वर टाइप का होता है, जहाँ पे आप डेटा को अगर एक बार आपने स्टोर कर दिया और उसे अपडेट कर दिया एक ही जगह से, तो हम उसी से कॉन्करेंट यूज़र उसको एक्सेस करते हैं। मतलब एक से ज़्यादा यूज़र उसको एक्सेस करते हैं। तो अगर एक बार डेटा चेंज हो गया तो हमको बार बार हर जगह पे डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी लोग उसी डेटाबेस से डेटा को फेच कर रहे हैं, तो उन्हें अपडेटेड डेटा को प्राप्त होगी। तो ये थे फ़ायदे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज्ड का अर्थ है कि जो आपका डेटाबेस होगा वो छोटा, ये जनरली छोटे होते हैं, ठीक है, एक ही सर्वर पर एक ही जगह पर होगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि कई सारे प्लेसेस पर, ठीक है, कुछ इंडिया में कुछ रशिया में, इस तरह सर्वर होंगे, हर सर्वर पे डेटा आपका हो। और ये ज़रूरी नहीं कि सब पे अलग अलग डेटा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है तो हर सर्वर पे एक ही डेटा की कॉपी भी अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका डेटाबेस का। आई होप कि आपको पूरी बातें क्लियर हो रही हैं। फिर हम अगला, ये हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करें। आपके सिलेबस में बेसिक कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत आपको पूरा डेटाबेस, डेटा और आगे और भी हैं कई सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करना। डेटाबेस के टाइप जैसा मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज्ड मतलब आपका सारा डेटा एक ही जगह पर है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि डेटा कई जगहों पर है, या फिर हो सकता है अलग अलग डेटा भी हो सकता है कई जगहों पर, एक ही डेटा की कई सारी कॉपीज़ भी हो सकती हैं। फिर अगला हम एक और टर्म की बात कर लेते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट डीबीए, इसके बिना हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा। डीबीए का पूरा नाम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये समझ लो एक आदमी या फिर एक पर्सन, एक डेजिग्नेशन होता है जिसका काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना। अब डेटाबेस को मैनेज करना तो ये कैसे मैनेज करेगा, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस का यूज़ करता है। किसका यूज़ करेगा, डीबीएमएस का। डीबीएमएस का क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लेते हैं कि डीबीए का पूरा नाम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसका काम होता है डेटाबेस को एडमिनिस्टर करना, मतलब उसमें टेबल्स को ऐड करना, क्रिएट करना, डिलीट ड्रॉप करना, डिलीट करना, अपडेट मॉडिफाई, सारे काम इसे डीबीए के होते हैं। ठीक है, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े संस्थान है, तो एक डीबीए पोस्ट हो सकता है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई भी प्रोग्रामर कोडर ही एज अ डीबीए काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस की। जैसा कि नाम बता रहा है, इसका पूरा नाम, पहली लाइन आप लिखिएगा, अगर नोट्स बनाते समय मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ। इसका पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यह एक प्रोग्राम मॉड्यूल्स का समूह होता है। प्रोग्राम मॉड्यूल मतलब कई सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर कलेक्ट करते हैं। तो डीबीएमएस को एज अ सॉफ्टवेयर भी आप देख सकते हैं, यह एक सॉफ्टवेयर होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। तो यह एक प्रोग्राम मॉड्यूल का समूह होता है जो कि डेटा को, मैंने पहले बताया आपको, डेटा को, क्योंकि डेटाबेस के अंदर आप क्या करोगे, स्टोर, डेटा ही तो स्टोर करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है,
टेबल बनाने का कंसेप्ट क्या, उद्देश्य क्या है, एम क्या है आपका। आप डेटाबेस बनाना चाहते हो स्टूडेंट का, तो उसके लिए आपने उस डेटाबेस को फिल करने के लिए एक टेबल बनाया है, जिसमें यूज़र डेटा को भरेगा और वो डेटा जब आप सबमिट करोगे तो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। तो डेटा, अच्छा हम डेटा को स्टोर क्यों कर रहे हैं, ये भी बात हो सकती है कि डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत क्या है, डेटाबेस बनाने की ज़रूरत क्या है सब। तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें भविष्य में, अगर हमें डेटा की ज़रूरत पड़े तो हम उसको फेच कर सकें। फेच करना मतलब डेटाबेस से डेटा को निकालने का काम करना होता है, और अगर हम चाहे तो उस डेटा में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, बस जैसे ही मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में आपको ले लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अच्छा बीटेक में होता है अगर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सारे ब्रांच सब्जेक्ट्स लगभग सेम होते हैं। तो किसी बच्चे ने अगर फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल ले लिया और वो सेकेंड ईयर में चेंज करना चाहता, जब उसने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल लिया है तो उसका जो डेटाबेस तैयार हुआ होगा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जो उसका ब्रांच होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा। लेकिन अगर अब जब वो चाहता है सेकेंड ईयर में जाके अपना ब्रांच चेंज करना, वो सीएस लेना चाहता है इलेक्ट्रिकल की जगह पे, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा बेस है उसमें हमें एक फील्ड में बदलाव करना होगा, क्योंकि जो बच्चा अपनी ब्रांच चेंज कर रहा है तो हमें फिर उस ब्रांच वाली फील्ड में जाकर उस डेटा को अपडेट करना होगा। तो ये काम क्या हो गया, अपडेट करना, यानी कि पहले से मौजूद डेटा को परिवर्तित करना। तो डीबीएमएस क्या है, यह एक ऐसा प्रोग्राम मॉड्यूल्स का समूह होता है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को स्टोर, फेच मतलब डेटा को डेटाबेस से निकालने का काम, मॉडिफाई या फिर जिसको हम अपडेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मार्केट में कई सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ हैं माई एसक्यूएल, ओरेकल, साइबेस, एमएस एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल लाइट एट्सेट्रा, कई सारे। ठीक है, अब हम पूरे डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक आपको दैनिक उदाहरण के माध्यम से, दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसे मान लो आपका कोई होटल है, ठीक है, होटल है, तो होटल को हम एज अ डेटाबेस ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, एक पूरा डेटाबेस के रूप में। होटल में क्या होते हैं, कई सारे कमरे होते हैं, तो एक डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल हो सकते हैं अलग अलग, और उन टेबल्स में डेटा स्टोर होते हैं। तो उस टेबल को, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसको हम एज अ रूम देख सकते हैं होटल के। होटल में भी कई सारे रूम होते हैं, तो जो डेटाबेस के अंदर डेटा है या फिर जो टेबल है उसको हम एक रूम की तरफ और एक डेटाबेस को होटल की तरफ अगर मान लें, तो होटल को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है। तो सेम डेटाबेस के केस में हमारे पास एक डीबीए होता है जो कि पूरे डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। अब जो होटल का मैनेजर होता है, वो जो होटल को मैनेज करता है, क्या खुद से करता है, नहीं। उसके लिए उसे कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है, कई सारे सॉफ्टवेयर या फिर कई मशीनों का यूज़ करके वो पूरे होटल को मैनेज करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, टूल्स हुई। तो सिमिलरली डीबीएमएस भी क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक टूल का काम करती है, जिसकी सहायता से डीबीए पूरे डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। ये आपका पूरा डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की अपेक्षा क्या फ़ायदे हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डीबीएमएस के फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की अपेक्षा देर आर सेवरल एडवांटेजेस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ अ डीबीएमएस। एक डीबीएमएस के फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की अपेक्षा कई सारे फ़ायदे होते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कुछ निम्नलिखित है, जैसे ही डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ना होना, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसे आप देख लीजिएगा। डेटा कंसिस्टेंसी एवं रिडंडेंसी ना होना, ठीक है, इन डीबीएमएस।
क्या है डेटा रिडंडेंसी? जैसा मैंने आपको बताया कि एक ही डेटा अगर बार बार लिखी जाए, डेटा की रिपीटेशन को हम दोहराना, उसको हम डेटा की रिडंडेंसी कहते हैं। अगर आपकी टेबल में या डेटाबेस में रिडंडेंट डेटा है तो वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न होना निश्चित है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज है डेटा शेयरिंग। देखिए, डेटा शेयरिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में भी हो सकता था, लेकिन वह प्रक्रिया डीबीएमएस की अपेक्षा जटिल होती है। कैसे? अगर आपको डेटा शेयर करना है, हमें सिंपली क्या करना होगा, अपने डेटाबेस पे किसी यूज़र को लॉगिन करना होगा और एक्सेस करना होगा, और वो यूज़र आसानी से आपके डेटा को शेयर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा की कॉन्करेंसी। डेटा कॉन्करेंसी मीन्स कॉन्करेंट यूज़र मतलब कॉन्करेंट से मतलब एक से ज़्यादा यूज़र एक ही समय पर एक ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा नहीं होता, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करते हैं, तो एक फ़ाइल को एक ही यूज़र एक बार में एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये बहुत कम चांस है कि सारे लोग एक ही जगह बैठे हुए हों और तब फाइल को देखना हो, और तब भी वो पॉसिबल नहीं होगा कि सभी को देखें। डेटा कॉन्करेंसी टीबीएमएस प्रोवाइड करता है। कैसे? एक ही टाइम पे एक ही डेटा को कई सारे यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा की सर्चिंग। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की अपेक्षा डीबीएमएस की सहायता में से डेटाबेस में किसी डेटा को ढूंढना, सर्च करना आसान होता है। इसके लिए हमें एक क्वेरी लिखनी होती है, छोटी सी आसान सी क्वेरी होती है, इसको आसानी से आप लिख सकते हो और इसके माध्यम से आप डेटा को फेच करा सकते हो। डेटा की इंटीग्रिटी अर्थात डेटा की अखंडता। इसका मतलब है डेटा की अखंडता को बनाए रखने के लिए हम कई सारे कंस्ट्रेंट्स को एनफोर्स करते हैं। अर्थात जैसे कि जब डेटाबेस के अंदर डेटा भरा जा रहा है, उसी समय पर हम ऑटोमेटिकली ये चेक कर सकते हैं कि जो डेटा यूज़र फीड कर रहा है, दे रहा है, क्या इसी प्रकार के डेटा की हमें ज़रूरत है। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति का नाम की कोई फील्ड है, नेम नाम की कोई फील्ड है, और उसमें वह बंदा अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा है, तो क्या इस प्रकार के डेटा को हमारे डेटाबेस को एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर कर लेगा तो बाद में हमें दिक्कत होगी, तो हम इसके लिए कई सारे कंस्ट्रेंट लगाते हैं। ठीक है, जिससे डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। फिर नेक्स्ट है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। इसको इस सिस्टम क्रैशिंग के अंदर है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। मान लो किसी कारण से अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, तो डीबीएमएस क्या करेगा, डेटा रिकवरी का ऑप्शन देता है, जिससे हम डेटा की बैकअप को ले सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट डीबीएमएस का, आप मान लो कि उसे एक बार जब परचेज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की तुलना में इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है। डेटा लॉस, इसमें डीबीएमएस में डेटा लॉस ना के बराबर होता है, इट इज़ नेग्लिजिबल। सिंपल एक्सेस, इसे आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं डीबीएमएस को। डेटा की सिक्योरिटी बनी रहती है, और इसमें हम रिस्ट्रिक्टेड यूज़र को ही एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जिसको हम चाहते हो कि ये यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर सके। जैसे मान लो कि रिज़ल्ट है, अब रिज़ल्ट को कौन एक्सेस कर सकता है? आपके बीटी यूपी का रिज़ल्ट उस बच्चे जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है उसे तो ज़रूरत होगी, या फिर उस कॉलेज को, यानी जिनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा वही केवल लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हुआ। एडवांटेज क्या है इसके डीबीएमएस के ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें एक एक करके मैंने एक सीक्वेंस से तो नहीं हो पाया है, लेकिन अलग अलग बताया गया है। जैसे डेटा कॉन्करेंसी, मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ है कि एक से ज़्यादा यूज़र एक ही डेटा को एक ही समय पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? डीबीएमएस डेटा कॉन्करेंसी कैसे प्रोवाइड करता है कि एक ही डेटा को एक ही टाइम पे कई सारे यूज़र एक्सेस कर सकें? बाय प्रोवाइडिंग लॉकिंग सिस्टम। लॉकिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कोई यूज़र मान लो एक पर्टिकुलर डेटा को रीड कर रहा है, तो वहाँ पे एक रीड लॉक लग जाएगा। अगर ये उसमें राइट करना चाहता है तो राइट लॉक लगेगा। इसके फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं कि एनोमलीज़ अकर नहीं होते हैं। ठीक है, एनोमलीज़ क्या होते हैं? एनोमलीज़ समझ लो एक तरह से त्रुटियाँ होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: रीड, अपडेट एवं डिलीट। इनको हम आगे नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रीड एनोमलीज़, अपडेट एनोमलीज़ एवं डिलीट एनोमलीज़। ठीक है,
तो जैसा मैंने बताया कि डेटा कॉन्करेंसी, अगर कई सारे यूज़र एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हैं कि टाइम पे, तो क्या होगा, इस प्रक्रिया से एनोमलीज उत्पन्न होते हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जब एक यूज़र द्वारा, मतलब कोई यूज़र मान लो किसी चीज़ को बदलाव किया, जैसे मान लो हमारा जो डेटाबेस है उसको कई सारे यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, तो किसी टीचर ने किसी बच्चे के नाम को ए से बदल के बी कर दिया, ठीक है, और दूसरा कोई टीचर आया, उसने क्या किया कि बी को वापस से सी कर दिया। तो क्या हुआ कि पहले वाले यूज़र ने जो बदलाव किया है उसको हम दूसरे वाले यूज़र ने अपने द्वारा किए गए बदलाव से पहले वाले बदलाव को खो दिया, मतलब कि उसे गायब कर दिया। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए DBMS लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फाइल सिस्टम के अंदर इस अनोमलीज को दूर करने के लिए कोई प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो जैसा मैंने आपको बताया, नो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी, DBMS की मदद से एक ही तरह के डेटा का बहुत सारी जगह नकल या डुप्लीकेशन को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, और एक तरह के डेटा का बहुत जगह होना डेटा इनकन्सिस्टेंसी का कारण बनती है, जिससे स्टोरेज, यहाँ पे ये और नहीं होगा, इसे और को हटा दीजिए यहाँ से, इस और को हटा दीजिए, यहाँ पे आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। और लेकिन DBMS में हमें इससे छुटकारा मिलता है। फिर क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड यूज एक्सेस, मतलब जो यूज़र जिनके पास लॉगिन पासवर्ड है वही केवल हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। DBMS में कोई भी यूज़र बिना अनुमति के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें DBA सुरक्षा को बढ़ाने और सिस्टम को बिना आज्ञा के एक्सेस रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना, ग्रांट रिवोक का यूज़ करते हैं DCL, डेटा रूल लैंग्वेज है। आपको बाद में बताएंगे, अगर किसी यूज़र को हमें एक्सेस देना है तो हम उसे एक्सेस ग्रांट करते हैं, और उससे अगर एक्सेस लेना है, वापस छीनना है, तो उसे हम रिवोक करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग। तो DBMS का मेन एडवांटेज यह है कि इसके द्वारा हम डेटा को बहुत सारी यूज़र और एप्लीकेशंस को शेयर कर सकते हैं, यानी उनके बीच में डेटा को बांट सकते हैं आसानी से। फिर क्या है, सिंपल एक्सेस। DBMS में डेटाबेस को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, और आसानी से एक्सेस करने के लिए यहाँ पर API होते हैं। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है का इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। DBMS में सुरक्षा और अखंडता का पूरा ध्यान रखा जाता है। डेटाबेस में किसी भी प्रकार की वैल्यू को इंसर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रेंट करने से पहले उसे कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना आवश्यक होता है। डेटाबेस में यूज़र को सभी डेटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती, जिससे डेटा इंटीग्रिटी बढ़ती है। अर्थात कि जिस व्यक्ति को जितनी डेटा की आवश्यकता होती है, हम उसे केवल उतना ही डेटा शो कराते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सभी व्यक्ति को पूरे के पूरे टेबल को का एक्सेस दे दें, पूरे के पूरे डेटाबेस का एक्सेस दे दें, या फिर हम उसे हर एक क्वेरी को परफॉर्म करने की परमिशन दे दें, जैसे रीड, राइट, अपडेट, सारी सभी के पास ये नहीं होता। जैसे मान लो रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट को अपलोड करने का जो भी परमिशन होगा वो किसके पास होगा, टीचर के पास होगा। मार्क्स फीड करने का अगर बच्चों को दे दिया जाए परमिशन कि बच्चे जो अपना रिज़ल्ट देखने के साथ साथ अपने हाथ से खुद से भर भी लें, तो क्या होगा, तब तो फिर सारे बच्चे अपने हिसाब से डेटा को भरने लगेंगे, रिज़ल्ट, मार्क्स जो भी उन्हें सूटेबल लगेगा। तो ऐसा नहीं है, हम हर यूज़र के लिए अलग अलग परमिशन रखते हैं। फिर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। DBMS सिस्टम को खरीदते समय इनका कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, परंतु इनको मेंटेन करने में लगने वाला मूल्य, मतलब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। डेटा बैकअप एंड रिकवरी। इसमें डेटा का बैकअप लेने के लिए बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क होता है, जिससे हम आसानी से डेटा बैकअप किसी भी वक्त ले सकते हैं। इसमें यूज़र्स को खुद बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, DBMS खुद ही बैकअप ले लेता है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो आप चलाते हो विंडो, उसमें भी बैकअप लेते हैं रिकवरी। सर्वर डाउन हो जाता है तो डेटा को आसानी से रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेटा सर्चिंग। इसमें डेटा को सर्च करना और उससे रिट्रीव करना बहुत ही सरल होता है। पुराने डेटाबेसों में हम प्रत्येक सर्च के लिए प्रोग्राम को लिखने की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु DBMS में हम सिर्फ छोटी क्वेरीज लिखनी पड़ती है और यूज़र आसानी से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता है। जैसे अभी क्वेरीज होती कैसी हैं,
जैसे मान लो अगर आपको स्टूडेंट्स का सारा डेटा निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा, सिलेक्ट, ये कमांड होता है माई एसक्यूएल में। उसके बाद एस्ट्रिक सेलेक्ट करिए, एस्ट्रिक क्या बताता है, सारा डेटा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल हो, जैसे मान लो अगर आपका टेबल स्टूडेंट नाम का है, और सेमी कॉलन। इतना कमांड लिखने पे आपके टेबल में के आपके डेटाबेस के अंदर स्ट्यू यानी स्टूडेंट नाम का जो टेबल होगा उसके अंदर जो सारा का सारा डेटा आपके स्क्रीन पर सामने आ जाएगा। तो डेटा को आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। डेटा लॉस, इसमें डेटा का लॉस ना के बराबर होता है। हम इसमें डेटा को मतलब कई सालों तक, हज़ारों सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। उससे डेटा की सिक्योरिटी भी बनी होती है, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं था। फाइल कहीं किसी कारण से खो जाए और डेटा स्टोर करने का कॉस्ट भी कम होता है। तो ये था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप इसे दोबारा से देखें और नोट्स को बनाएं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उस मुझे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट मॉडल और व्यू के बारे में बात करेंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे।